एक ऐसा चैप्टर जो यूपीएससी सीएससी की परीक्षा में कई तरह से उपयोगी है। वो इतिहास के लिए भी है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी है, वो इकोनॉमिक्स के लिए भी है, वो इंडियन कॉन्सेप्ट के नेचर को समझने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आज की ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट में के लिए वो चैप्टर बहुत ही रिलायबल है। आइए समझते हैं इस चीज़ को कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण का क्या अर्थ है और ये क्यों आवश्यक हो गया, और भारतीय जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों में इसको लागू किया जाना अनिवार्य हो गया। बहुत साधारण शब्दों में अगर उदारीकरण को, लिबरेशन को समझा जाए, इसकी बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि अपनी अर्थव्यवस्था को उदार कर देना, लचीला बना देना। उदार करने का अर्थ है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भागीदारी सुनिश्चित करके किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। अगर वो क्लोज इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर है, अगर वो बंद अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर है, जिससे उसकी ग्रोथ रेट, जीडीपी का रेट, पर कैपिटा इनकम का ब्रेकअप हो जाए और ग्रोथ रेट एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो, या पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं होने लगे, ऐसे टाइम में विश्व के देशों ने मिलकर इस व्यवस्था को स्वीकार किया है और भारत के लोग भी इसको स्वीकार कर चुके हैं। आइए बहुत कंसाइज फॉर्म में इसको समझते हैं कि उदारीकरण क्या है, भारतीय संदर्भ में ये क्यों लाया गया, कब लाया गया, लाने का एम, उद्देश्य क्या था, और आज के इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम में ये कितना रेलेवेंट है। और आज का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, खास करके ट्रेड रिलेशंस, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियां हैं, उसके लिए ये सिद्धांत, ये शब्दावली कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको समझने के लिए हम लोगों को इसके दो फेज करने होंगे। पहला फेज है बिफोर 1991। एक एक फेज को समझते रहे, एक फेज को समझ लें, फिर दूसरे फेज पर हम लोग स्किप कर लेंगे। अगर हम उस टाइम में 1991 से पहले को देखेंगे, उसके दो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। एक तो देखेंगे कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज स्टेबल और नॉट स्टेबल, what the culture of world nations political and economic system। so पहले एक सेगमेंट को देखें हम लोग कि 1991 के पहले भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। एक सेगमेंट देखें, उसके बाद फिर वर्ल्ड को देखते हैं और उसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन परिस्थितियों से निकलने के लिए भारत ने और विश्व ने किस प्रकार से उदारीकरण को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद किस तरह से दुनिया और दुनिया के देश और भारत एक साथ आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ पड़े। 1991 की परिस्थितियों में अगर देखें ना, तो उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी, आर्थिक व्यवस्था उसकी
एक प्रकार की बंद आर्थिक व्यवस्था की थी। याद रखिएगा कि ये अर्थशास्त्र का सेगमेंट नहीं है, ये इसलिए यहाँ पढ़ाना ज़रूरी है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझने में। और 1991 के बाद जो भारतीय संविधान में बहुत सी चीज़ बदली है, जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे दोहरी नागरिकता आई है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आया है, ट्रेड कल्चर बढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन आया है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट आया है, और इकोनॉमिक जो क्राइसिस की एक टाइम था जब वर्ल्ड क्राइसिस में था, जब इंडियन क्राइसिस में थी, उस कंडीशन से हम बाहर निकले हैं। एक एक करके समझते हैं इस चीज़ को। बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि हर एक एरिया में, हर एक फील्ड में पब्लिक सेक्टर काम करता था। बहुत से क्षेत्र चुन लिए जाते थे। अगर इसको और डेटा पे रखा जाए तो पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सरकारी विभाग। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट जो कंपनीज़ है, उस कंपनीज़ की स्थापना सरकार करेगी, सरकार पैसा लगाएगी, सरकार कर्मचारियों की भर्ती कराएगी, सरकार उस कंपनी को चलाएगी। इसमें किसी प्रकार की निजी भागीदारी या व्यक्तिगत लोगों का पार्टिसिपेशन, भागीदारी नहीं होती। ये खुद सरकार स्थापित करती है, सरकार चलाती है, सरकार वित्तीय प्रबंधन करती है, सरकार उस कंपनी को कार्यक्षम बनाती है। तो एक ऐसी अवस्था थी जो 1991 के पहले की अवस्था थी, जिसमें हमारी आर्थिक व्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में थी और हम अधिकांशतः सरकारी भाग से काम करते थे। लगभग आइडेंटिफाइड रूप से 18 सेक्टर्स थे जो सरकार के फंड से, सरकार के निवेश से, सरकार के द्वारा स्थापना से ही चलते थे। कुछ एसएमईज थे, मझोले, कुटीर उद्योग, जिसको हम लोग कुटीर मझोले उद्योग कहते हैं। कपड़ा बुनाई, कुछ बर्तन की कढ़ाई, कुछ दर्जोजी, कुछ छोटी मिलें, कुछ कारीगरी, उसमें निजी लोग काम करते थे। लेकिन ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, असंगठित क्षेत्र था। सरकार ने हैवी इंडस्ट्रीज़ को ऑर्गेनाइज किया और पूरा निवेश इसके अंदर सरकार ने खुद किया। लेकिन सरकार इसमें बहुत अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पा रही थी। सरकार की अपनी लिमिटेशंस है, काम करने की अपनी उसकी सीमा है, सरकार की अपनी वित्तीय व्यवस्थाएं हैं और अपनी क्षमता के अनुसार जो भारतीय आर्थिक उपभोक्ता बाजार की मांग थी, उसके अनुसार वो प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। सो एक तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो एक तरह से बहुत धीमी थी या रुकी हुई थी, जिसमें किसी और तरह का निवेश, इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा आना कहीं से दिखाई नहीं पड़ता था। और ऐसी परिदृश्य में 1989 के चुनाव में एक अनफैक्चर्ड मैंडेट मिला। पॉलिटिकल सिनेरियो में तो दूर नहीं जाएंगे अभी। कुछ वीपी सिंह ने एक प्रोक्लेम किया 89 के चुनाव में, जगह जगह फैलाया कि राजीव गांधी फोर्स कांड के अंदर कुछ घूसखोरी हुई है। और फिर एक मंडल आयोग की सिफारिशें थी, कुछ और किसानों के वादे। और इस चुनाव में राजीव गांधी की सरकार इससे पहले थी, चुनाव में आई थी लड़ने के लिए, लेकिन उन्हीं की कैबिनेट के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनकी कैबिनेट से इस्तीफा देकर एक नई पार्टी के साथ आगे बढ़े और चुनाव में इस बात का प्रचार किया कि एक बोफोर्स खरीदी गई थी, उस बोफोर्स के खरीद में राजीव गांधी ने घोटाला किया है। एक आरोप लगाया उनके ऊपर।
बाद में उसकी जांच हुई तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दूसरा, वीपी सिंह ने अपने चुनाव प्रचार में, इलेक्शन कैंपेन में इंडियन बैकवर्ड क्लास से एक कमिटमेंट किया कि मंडल आयोग ने, मंडल कमीशन ने जो बैकवर्ड के लिए 27% का रिजर्वेशन किया है, सजेस्ट किया है, अगर हम सत्ता में आए तो उसको लागू करेंगे। एक अलग तरीके का चुनावी वातावरण था, चुनाव हुआ, कांग्रेस को पूरा मैंडेट नहीं मिला और एक अलायंस की सरकार वीपी सिंह ने बनाई, लेकिन वो बहुत कमज़ोर सरकार थी। वीपी सिंह और वीपी सिंह के बाद फिर चंद्रशेखर जैसे लोग बाद के प्रधानमंत्री मंत्री बने, लेकिन इस पीरियड ऑफ टिनोर में 1991 का जो पीरियड है उसके अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने अपना मैंडेट खो दिया या अपना जो मेजोरिटी है वो हाउस के अंदर खो दी। कुछ पार्टियों ने उसका समर्थन वापस ले लिया और फिर कांग्रेस के सपोर्ट से चंद्रशेखर सिंह बाद के प्रधानमंत्री बने। अब एक बात यहाँ समझिए कि एक तरफ तो हम ऐसे सिस्टम पर थे जहाँ पर हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, बाहर से निवेश नहीं था, और ऐसी अवस्था में हमारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और अनस्टेबल, सरकारों के पास, केंद्र की सरकारों के पास बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी, बहुमत नहीं था। बहुत सी पार्टियां मिलकर जब सरकारें बनाती हैं तो हर पार्टियों को अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार में दबाव पड़ते हैं। आज की तरह एनडीए यूपीए नहीं था, हर पार्टी, छोटी पार्टी अपना हित साधने के लिए किसी एक पार्टी को, किसी एक नेता को सपोर्ट कर देती थी। जब तक उस छोटी पार्टी का हित सत्ता था या बड़ी पार्टी का हित सत्ता था, तब तक वो सत्ता में रहती थी समर्थन के साथ, और जैसे ही उसका हित देना बंद हो जाता था वे लोग समर्थन वापस ले लिया करते थे और सरकारें गिर जाती थी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार है, जो 13 महीने और फिर 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकी। इसमें एआईएडीएमके जयललिता ने खूब समर्थन वापस लिया और इसकी वजह से 13 दिन में और फिर 13 महीने में सरकारें गिरी। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं ना कि ऐसे परिदृश्य में उस समय भारतीय राज्य व्यवस्था अस्थिर थी, चूँकि सरकारें लगातार काम नहीं कर पा रही थी, 5 वर्ष के लिए कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। एक ऐसी कंडीशन में हम पहुंच चुके थे जहां पर ये कंट्री लगभग करप्ट कंट्री के कंडीशन में या कॉन्सेप्ट में जा रहा था। हम दिवालिया होने की तरफ जा रहे थे। नया चुनाव हुआ, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुत क्लियर मैंडेट, हाउस के अंदर क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई। 5 झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और एक मेजॉरिटी की गवर्नमेंट, एक बहुमत की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की कैबिनेट के अंदर वित्त मंत्री का कार्यभार दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और इस कार्य में भी हम पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत वीक थे। खासकर के हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब थी, कुछ हमको नया करना था। तो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचें कि हम उदारीकरण को, लिबरलाइजेशन को क्यों स्वीकार कर पाए, या ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकारी विभाग और निजी विभाग, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों अपनी भागीदारियां सुनिश्चित करते हैं और दोनों निवेश करके किसी एक हैवी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं, उसको काम पे लगाते हैं।
एक तो निवेश आता है, वो अंदर से भी आता है, फिर बाहर से भी आता है। उसका एक लाभ ये होता है कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ की तरफ बढ़ती है और अर्थव्यवस्थाएं बड़ी होती है, आर्थिक बाजार बढ़ता है, कंज्यूमर मार्केट बढ़ता है और वित्तीय व्यवस्था सुधरने की तरफ बढ़ जाती है। तो हम एक ऐसी कंडीशन में थे जहाँ पर हम किसी एक ऐसी व्यवस्था की तरफ जाना चाह रहे थे जिसमें पूरी लायबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी केवल सरकार की ना हो, केवल पब्लिक सेक्टर की ना हो, बल्कि कुछ बाहर का निवेश, कुछ पब्लिक सेक्टर का निवेश, कुछ निजी से निवेश भी आ सके। इसके लिए ज़रूरी था कि हम अर्थव्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था का आधार दें जिसमें एक सेक्टर काम ना करे, बल्कि वो निजी क्षेत्र के साथ, प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर काम कर सके। इंडस्ट्रीज़ के फॉर्म में, एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, और जहाँ पे स्पेस मिलता है उन सेक्टर्स में दोनों सेक्शन, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर सके। ये बेहतर व्यवस्था देखी गई। तो इस कंडीशन में भारत के लिए ये आवश्यक था कि एक नई व्यवस्था को स्वीकार करें। लेकिन क्या ये आवश्यकता, क्या ये नेसेसिटीज़, क्या ये रिक्वायरमेंट, ये एडॉप्टेशन केवल भारत का ही था या भारत के अलावा उस टाइम का वर्ल्ड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिनेरियो क्या था? उस टाइम में विश्व का आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य क्या था? तो एक पार्ट इसको समझने के लिए ये है, और बिफोर 91 के पहले ही हम लोग बी सेक्शन को देखें कि उस सेक्शन में क्या कहता है हमारी कंडीशन, उस सेक्शन में क्या कहती है हमारी बातें, कि इसी का अगर वैश्विक परिदृश्य देखें तो क्या है। बिफोर 1991 वर्ल्ड biggest or bigger economy in crisis। दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी या बड़ी अर्थव्यवस्था के देश के लोग थे, उस समय में उनके पास भी आर्थिक मंदी थी, बाज़ार सुस्त थी, बाज़ार में खरीदार नहीं था, प्रोडक्शन खूब थे लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। तो आर्थिक मंदी ऐसी व्यवस्थाओं में दुनिया में देखी गई और 1991 के पहले ये भी एक बहुत दुनिया के देशों में देखा गया है। इसी टाइम में उस वक्त का जो USSR था, यूनाइटेड सोवियत रूस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, अपने पॉलिटिकल कंडीशन के कारण लगभग 15 भागों में बट गया और बहुत टाइम से हमारे 5 ईयर फर्स्ट प्लान से, प्रथम पंचवर्षीय योजना से और बाद के औद्योगिक विकास की गतिविधि में USSR हमारा सहायक रहा है। वो हमारी आर्थिक सहायता भी करता रहा है, हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ में भी हमारा सहायक रहा है। रूस की सहायता से हम लोगों ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं को आरंभ किया और इसका टारगेट हमने रखा हैवी इंडस्ट्रीज़ की स्थापना और बाद में एग्रीकल्चर रिफॉर्मेशन, कृषि में सुधार और भारी उद्योगों की स्थापना। एक हमारा बड़ा देश जो हमारा सहायक था, जो सहायता कर रहा था, वो चला गया क्राइसिस में, या वो स्प्लिट हो गया, वो बट गया, बहुत से देश बने और एक देश बन गया, रह गया केवल रशिया, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस था वो केवल रशिया बन गया। बाकी अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान ऐसे देश बन गए, कुल 15 भागों में बट गए वो लोग। तो उसकी इकोनॉमी बहुत कोलैप्स कर गई, पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ा कमज़ोर हो गया और एक लंबे टाइम ऑफ पीरियड तक, लगभग 10 सालों तक, चाहे वो बोरिस जेल्सिन का ज़माना हो या उसके बाद आज के जो प्रेसिडेंट है उनका समय है, जो
पहला 10 साल का था वो सस्टेनेबल नहीं था, वो इतना वेल्थ नहीं था, इतना एम्पावर्ड नहीं था जो आज पुतिन साहब कर ले गए। लेकिन उस समय में अगर जाकर देखा जाए तो दुनिया के बड़े देश यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, या हमारे जो नेबर्स है चाइना या जापान, ये लोग भी आर्थिक मंदी के दौर से थे। इनको भी अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी, इनको भी अपनी आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। और ऐसे टाइम में भारत के पास एक प्रधानमंत्री था, एक वित्त मंत्री था, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, तो उन्हीं कैबिनेट में वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो खुद एक इकोनॉमिस्ट है, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रह चुके थे और वित्तीय व्यवस्थाओं की समझ रखते थे। एक तो भारत की मांग थी कि भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के आकार को बदला जाए, और एज पैरेलल विश्व की भी मांग थी। हमको इस सेगमेंट में समझना ये है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह से इसके पहले और इसके बाद में बदला है, और हमको ये भी समझना है कि किस तरह से 1991 के बाद हमारा संविधान किस तरह से नए स्वरूप में दिखाई पड़ा है। सो एक इस चैप्टर का एक इकोनॉमिक सिनेरियो है, एक विंग ये है कि ये इकोनॉमिक्स को डिफाइन करता है, अर्थव्यवस्थाओं के सिद्धांतों को डिफाइन करता है। एक है कि एक इतिहास के सेगमेंट को डिफाइन करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो चैप्टर है वे आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय संविधान की नई व्याख्या करता है, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर ये जो हमारी ट्रेड रिलेशंस है, जो वित्तीय व्यापार है, जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, वो किस प्रकार से बदली है और किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था राजनैतिक संवैधानिक बदलाव करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर ले गई। ऐसी कंडीशन में 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट प्रपोज किया। बजट था 1991 टू 1992 के लिए, 1991-1992 के वित्तीय वर्ष के लिए उन्होंने पहला बजट रखा, और भारतीय अर्थव्यवस्था भी उदारीकरण का प्रपोजल रखा। ये वो समय है जब भारत एक बदलाव की तरफ बढ़ने के लिए तैयार था, और एक जानकार और मजबूत अर्थशास्त्री भारत के पास था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में था। मनमोहन सिंह ने एक बजट प्रस्तुत किया। उस बजट के अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर को आगमित किया, एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था का आकार दे दिया। अब यहाँ से ना इसको पढ़ने के लिए दो विंग निकलते हैं, एक इकोनॉमिक फील्ड हो जाती है तो उसको हम लोग छोड़ते हैं अभी, और एक इसका पॉलिटिकल सिनेरियो है, एक पॉलिटिकल सीन है, उस विंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। उदारीकरण के पश्चात आफ्टर लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन भारतीय संविधान में बहुत से बदलाव आए। एक तो आप समझिए कि अर्थव्यवस्था अब केवल पब्लिक सेक्टर की नहीं रह गई, अर्थव्यवस्था अब काम करेगी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, अर्थात सरकार और जिन व्यक्तिगत लोगों के पास पूंजी है वो भारतीय इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, चाहे वो सर्विस का सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो, वो निवेश कर सकता है। और उदारीकृत इतना बना दिया गया कि वो भारत का नहीं बल्कि विदेशी है तो वो भी निवेश कर सकता है। जाहिर बात है इतनी बड़ी फिलॉसफी बगैर नियम और शर्तों के नहीं हो सकती। उन नियम और शर्तों के बनाने का काम सरकारों का था, उन्होंने बनाया और किया इसको। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट हुआ ना, इसका जो प्रभाव पड़ा उदारीकरण का,
हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से गतिविधि बड़ी तेज़ी से बढ़ी। इकोनॉमी हमारी तीव्र गति से आगे बढ़ी। पैसा आया, निवेश आया, इन्वेस्टमेंट आया, इकोनॉमिक मार्केट ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक बाज़ार बढ़ा, कंज्यूमर मार्केट बढ़ी, उपभोक्ता बाज़ार बढ़ा, करेंसीज आई, रुपीज़ का वैल्यू ऑफ रुपीज़ हाइड किया, बढ़ा। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमको अपने संविधान के अंदर नए बदलाव करने पड़े ताकि हम और आकर्षित कर सके निवेश को। हम भारतीयों के साथ साथ ऐसे वे लोग जो विदेश में रहते हैं, कभी भारतीय मूल के थे, 26 जनवरी 1950 तक भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक थे। उसके बाद वे लोग किसी और देश में जाकर वहाँ की नागरिकता को प्राप्त कर लिए, लेकिन मुख्यतः वे भारत के नागरिक ही रह चुके थे। ऐसी कंडीशन में उनको कैसे आकर्षित किया जाए, उनके निवेश को कैसे आकर्षित किया जाए, भारतीय संविधान ने बड़े आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हम एक छोटे सेगमेंट पे यहाँ रुकेंगे और देखेंगे कि क्या बदलाव हुआ है। एक उदारीकरण का लाभ ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर आ गया। फिर निवेश की मात्रा पहले 26%, फिर 49%, फिर 74% तक लेगी गई, फिर 100% कर दी गई। इसके अलग अलग फेजेस हैं। लेकिन संविधान ने एक प्रपोजल रखा भारतीय अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए, इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और अधिक फास्टेस्ट ग्रोथ के लिए। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उन्होंने एक बिल प्रपोज किया पार्लियामेंट के अंदर। उस बिल की जो नेचर था, जो उसका मैकेनिज्म था, उसमें डुअल सिटीजनशिप थी, अर्थात दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। ये नागरिकता वैसी नहीं जैसे कि अमेरिका के अंदर है कि एक केंद्र की नागरिकता और एक राज्यों की नागरिकता। ये उस प्रकार की नहीं थी, बल्कि एक नागरिकता ऐसी थी, और इसको इस तरह से फ्रेम आउट किया जा रहा था कि ऐसे बहुत से भारतीय नागरिक हैं जो पहले भारत के नागरिक थे। जब हमारा संविधान अंतिम रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को या तक, ऐसे बहुत से लोग भारत के नागरिक थे, लेकिन उसके बाद वे लोग भारत को छोड़कर कहीं और की नागरिकता प्राप्त कर लिए। अब रीज़न बहुत ढेर सारे है, वो व्यापारिक गतिविधियां हैं, वो सर्विस का सेक्टर हो सकता है, और वो जाकर कहीं और की, ब्रिटेन की, यूएसए की, फ्रांस की, जर्मनी की या बहुत से देशों की नागरिकता को ले चुके थे। इस उदारीकरण के बाद भारतीय संविधान में जो बहुत बड़े बदलाव देखे गए, उनमें प्रमुख बदलाव ये है ताकि निवेश की मात्रा को और अधिक आकर्षित किया जा सके। इस बिल का प्रपोजल ये था कि हम ऐसे वे लोग जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक थे, परंतु किन्हीं कारणों से वे अब भारत के नागरिक नहीं है, वो किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। उन लोगों के लिए, उन लोगों के निवेश को आकर्षित करने के लिए उनकी नागरिकता, जहाँ के वो नागरिक हैं, मान लो कोई यहाँ से ब्रिटेन गया या यूएसए गया, उसे जाकर वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो प्रावधान ये था कि वे जहाँ के नागरिक हैं, नागरिकता को रहते हुए भारत की
नागरिकता दे दी जाए ताकि उनको अपने देश प्रेम के नाते अपने देश में कुछ छूट दिया जाए, कुछ विशेष प्रोविजोज रखे जाए और उनके निवेश को आकर्षित किया जाए और भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए। अगर उदारीकरण ना होता या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन को स्वीकार ना किया होता तो भारतीय संविधान ऐसे बदलाव करने के लिए सक्षम नहीं हो पाता ताकि प्राइवेट लोग जिनके पास पूंजियां हैं, पैसे हैं, धन है, ये भारत के अंदर, ये भारत के बाहर है, वे भारतीय लोग हैं, वे भारत के सुदृढ़ीकरण में, आर्थिक मजबूती में भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सकें और भारतीय अर्थव्यवस्था को गति और दे सकें। अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार का ये प्रपोजल 2003 में प्रपोज हुआ था, लेकिन उनको अगले साल चुनाव में जाना था, वो 4 का चुनाव था। अंतिम रूप से 2003 का ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये प्रपोजल पास नहीं हो पाया। इसी प्रपोजल को जब चुनाव 2004 में हो गया और नई सरकार बनी, 2005 में नए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रपोज किया और दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर अमेंड करके एस्टैब्लिश किया। अब इस बात को और समझिए कि 1991 में कि पहले जब हम बंद इकोनॉमी के लोग थे, जब हम क्लोज इकोनॉमी कंसेप्ट को एक्सेप्ट करे हुए थे, तो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बहुत छोटा था। लेकिन इंडियन पॉलिटिकल कल्चर, अनस्टेबल कल्चर एंड द वर्ल्ड क्राइसिस इकोनॉमी एंड द स्प्लिट ऑफ यूएसएसआर, दुनिया को भी आवश्यकता थी उदारीकरण की और हमको भी आवश्यकता थी। और ऐसी कंडीशन में हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना बेहतर समझा ताकि इस देश के निर्माण की अकेले जिम्मेदारी केवल सरकारों की ना हो, सारे निर्माण की जिम्मेदारी केवल भारत सरकार के कोष पर ना रहे, सारा निवेश केवल सरकार की तरफ से ना आए, बल्कि जिन व्यक्तिगत लोगों के पास जो भारत के नागरिक है या थे या कहीं और के नागरिक हो चुके हैं, उनको आकर्षित किया जाए और उनके आकर्षण से भारतीय अर्थव्यवस्था को और गतिविधियां और मजबूत की जाए। एक तो उदारीकरण है जो इकोनॉमी का एक अच्छा पोर्शन है, लेकिन ये उदारीकरण का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से लागू होता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने में और ख़ास करके 1991 के पहले और 1991 के बाद की जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड है, जो बायलैटरल रिलेशंस है विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड कॉमर्स के बिहाफ पर लिबरेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण को एक आधार देता है, एक बेस लाइन क्रिएट करता है। और उसके बिहाफ पर हमने अपनी इकोनॉमी को एक सस्टेनेबल इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है। हम विकसित देश तो नहीं बन पाए, पर हम विकासशील पे से अल्प विकसित जरूर बन गए हैं। एक मजबूत नेतृत्व हमारे पास है। वी होप कि आने वाले वर्षों में हम अल्प विकसित से विकसित राष्ट्र की तरफ तेजी से अग्रसर होंगे। लेकिन ये तब हुआ है जब हमने उदारीकरण को स्वीकार किया है, ये तब हुआ है जब हमने अपने संविधान में संशोधन किए हैं, हम अपनी राजनीतिक आर्थिक गतिविधियों में अमेंडमेंट करके अपने संविधान के नए स्वरूप के तहत हम आगे बढ़े हैं। ये संभव तभी हो पाया है जब हम उदारीकरण को स्वीकार कर चुके हैं। सो उदारीकरण, लिबरेशन इज वेरी कंपस organ for the political system and the international relations. We hope you must be relate is important in your examinations. इसके पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन हम आगे सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।